Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को समझने से पहले हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? History of Pakistan, it is very important topic and it is very interesting because Pakistan's history is very interesting. पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर उतार जैसे इंसान कामयाब होता है तो काफ़ी दफ़ा उसको फेल्यूर भी देखने पड़ते हैं और इन द सेम वे काफ़ी दफ़ा वो सक्सेस भी देखता है। इन द सेम वे जब पाकिस्तान की हिस्ट्री हुई थी, अगर इसकी बात करें तो इसमें भी इसी तरह ही हुआ था। काफ़ी दफ़ा मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई थी, काफ़ी दफ़ा मुस्लिम लीग ने फेल्यूर फेस किए थे और इसी तरह बहुत कुछ हुआ था पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं। जिसके अंदर अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की अगर हम बात करें प्रोमिनेंट कुछ जैसे जलसे होते हैं और कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे 23 मार्च 1940, इंटरिम गवर्नमेंट, क्रिप्स प्रपोजल और इसकी तरह और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली आज हम उन सबको पढ़ेंगे और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसका जो है सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो लेट्स स्टार्ट। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज द बिगेस्ट हैप्पीनेस ऑफ मुस्लिम लीग बिकॉज इट वाज मिरेकल फॉर देम। अब पाकिस्तान की क्रिएशन जो है वो मुस्लिम लीग के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। खुशी की बात इसलिए क्योंकि वो इतने टाइम से इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे कि दे वांट टू गेट एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड व्हेन दे गेट सो इट वाज वेरी हैप्पीनेस टाइम फॉर देम। अब जब उन्होंने ये मुल्क हासिल कर लिया तो ये उन लोगों के लिए वो जो टाइम उस वक्त चल रहा था तो बहुत खुशी का टाइम था और उनके लिए वो वक्त किसी मौजज़े से कम नहीं था। इट वॉज लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द 20th सेंचुरी। और ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज के लिहाज से ये बातें आ सकती हैं। अब ये जो है लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट है, पूरी दुनिया में मानी जाती है। पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिहाज से लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट है और 20th सेंचुरी में जो मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वाइटल जो इवेंट हुआ था वो पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी। पाकिस्तान का नक्शे में आना, दुनिया के नक्शे में आना था, तो ये 20th सेंचुरी में हुआ था। इट वॉज जस्ट पॉसिबल बाय द स्ट्रगल ऑफ कायदे आजम। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ था किसकी वजह से? कायदे आजम की वजह से। आप कह रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ कायदे आजम का नाम क्यों आया, मुस्लिम लीग का भी तो आना चाहिए था। देखिए कायदे आजम का नाम बिल्कुल सही बात है, कायदे आजम का भी नाम लिखा हुआ है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अलावा और किस किस का नाम जो है मोस्ट प्रोमिनेंट आता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो भी नाम आज हम पढ़ेंगे। देखें लेकिन बेसिकली लीड हमें किसने किया था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। सारी यानी कि जो सबसे बड़ा जो मेहनत वाला काम करता है वो लीडर करता है और उस वक्त जो हमारे लीडर थे वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे और वो लीडर्स के भी लीडर थे क्योंकि वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सबको लीड किया था कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में आ गया था। इसीलिए कायदे आजम का नाम मोस्ट प्रोमिनेंट आता है। डेट मुस्लिम लीग नाउ बिकम अ नेशन। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ही मुस्लिम लीग जो है एक कौम बन सकी, एक नेशन बन सकी। इफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना नॉट गिव देम सपोर्ट सो मे बी दे कैन नॉट बिकम अ नेशन। अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें सपोर्ट ना करते तो ये हो सकता था कि वो कभी एक कौम की शक्ल इख्तियार ना कर सकते। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े सपोर्टर बनकर आए थे और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब आगे पढ़ते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 45 वीकेंड द ब्रिटिश एज अ पावर बिकॉज ऑफ जापान। अब हमने जो ऊपर पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब हम अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं कि बेसिकली कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या हुआ था।
पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी जंग अजीम भी हुई थी, यानी कि इसकी जब मुसलमान और हिंदू दोनों साथ रहते थे उस वक्त दूसरी जंग अजीम हुई थी, जो कि 1939 को स्टार्ट हुई थी और 1945 को ये ख़त्म हुई थी। और इसमें इसने ब्रिटिश को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि जापान एक पावरफुल था और उसने जब ब्रिटिश पे इनकी जंग हुई, अब आप देखें ना दूसरी जंग अज़ीम कितनी टाइम तक चली, इतने टाइम तक कोई जंग चलेगी तो वो तो एक मुल्क तो पूरा चला जाएगा। तो इसी जंग अज़ीम में ब्रिटिश जो है वो पूरा दब गया था और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। The people of British India forced British for their freedom so that they could live independent life and follow their rules or regulation, culture, religion. अब देखें यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो ये है कि अब जब जो लोग ब्रिटिश में रहते थे, यानी कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में रहते थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा, अंग्रेज़ों को कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क चाहते हैं और हमें आज़ादी चाहिए, जहाँ पर हम अपने रूल्स अपने रेगुलेशन फॉलो कर सकें, जहाँ हम अपना कल्चर अपनी सकाफ़त फॉलो कर सकें, जहाँ हम अपना मज़हब फॉलो कर सकें और हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। और दूसरी जंग अज़ीम में ही यही बात चली थी बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और यही बात उन लोगों ने यानी कि ब्रिटिश को कही भी थी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान, जब ब्रिटिश बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। द मुस्लिम लीग स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंट स्टेट एंड मेंटेन्ड अ सेपरेट पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल स्टेटस फॉर देमसेल्व्स। अब मुस्लिम लीग जो है उन्होंने मेहनत वगैरह की, स्ट्रगल की, किसके लिए? मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें, एक आज़ाद तरीके से हम एक अपने मुल्क में रहें जहां हम जो चाहे कर सकें, किसी की रोक टोक ना हो, कोई हमारे ऊपर हुकूमत कोई हमारे ऊपर करे तो हमारे जैसा ही बंदा करे, यानी कि हमारे ही कास्ट का हो, हमारे ही कास्ट नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं हमारे ही मज़हब का हो, हमारे ही कल्चर का हो, जो हमारी फीलिंग्स को समझ सके, जहाँ पर ये अपना एक सेपरेट मुल्क कायम कर सकें, जहाँ पर इनकी एक सेपरेट पॉलिटिकल यानी सियासत का सिस्टम हो, रिलीजियस का सिस्टम हो और कल्चर सकाफत का सिस्टम हो। और यही वजह थी उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दी इन सब चीज़ों के लिए, जहाँ पर सकाफत, सियासत और रिलीजियस यानी कि मज़हब के लिहाज से उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिल सके। The leaders who struggled to take an independent state were, अब वो सारे लीडर्स जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए मेहनत की थी, उन सब का नाम अभी मैं आपको बताती हूँ। सर सैयद अहमद खान, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब बकर उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सर आगा खान ठड, चौधरी रहमत अली, इलामा इकबाल, कायद आज़म एंड अब्दुल्ला हारून। अब ये सारे लीडर्स थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को लीड किया था, कि लीड यानी कि रहनुमाई दी थी उन मुस्लिम लीग को कि हाउ कैन वी गेट एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द सेपरेशन एंड फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। इन्होंने ही सबको यानी कि सपोर्ट किया था। देयर नेम्स, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। Their names shall ever be written in golden words in the history of पाकिस्तान। और इनके नेम जो है हमेशा सुनहरे लफ्ज़ों में हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। बेशक इनके सुनहरे लफ्ज़ों में भी लिखे जाएंगे, हमारे दिलों में भी हमेशा रहेंगे, हमारी दुआओं में भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिसका तो कोई यानी कि जितना हम इनकी तारीफ़ करें उतनी कम है। क्योंकि पाकिस्तान को अचीव करना इट वॉज नॉट एन ईजी, ये इतना इजी नहीं है जितना किसी चीज़ को भाई आप लोग कहें कि पाकिस्तान को अचीव करना आसान था। नो, इट वाज नॉट इजी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। अब आगे पढ़ते हैं। द ब्रिटिश रूलर्स इंट्रोड्यूस, और उसके बाद जो है ब्रिटिश ने जो ब्रिटिश के रूलर्स थे उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। सिस्टम नहीं, एक डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें मुसलमानों को बहुत कुछ फील हुआ था। अभी हम वो पढ़ते हैं। Democracy rulers that they were extremely favorable to the Hindus but a little bit with the Muslims। अब इन्होंने एक जमहूरियत का एक यहाँ पर फील करवाया था मुसलमानों को कि ये ज़्यादातर फेवर में यानी कि ज़्यादातर सपोर्टर्स हिंदू के हैं और थोड़े से मुसलमानों के हक में आते हैं। यानी कि उस वक्त ब्रिटिश भी
हिंदूज के साइड था, मुसलमानों के साइड ये भी नहीं थे। Though it was very difficult task to get an independent country if the government is not support them. The Western type of democracy in India thought that in India there is a majority of Hindus, so that Muslims masters are Hindus. अब यहाँ पर समझने वाली बात आ रही है। ब्रिटिश जो है सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया में आई थी हुकूमत करने आई थी, और उसके बाद उसने कहा हमने हुकूमत कर ली, अब हम वापस जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर इतने झगड़े होते थे हिंदू और मुसलमानों के लिए, वो कहता था ऐसे हो तो वो कहता था ऐसे हो, तो ब्रिटिश ने कहा हम जा रहे हैं वापस। अब वहाँ पर बात थी मुसलमान और हिंदू की। अगर मुसलमान और हिंदू दोनों को कंपेयर करें तो हिंदू की मेजॉरिटी मुसलमानों से ज़्यादा थी। तो फिर वेस्टर्न को लगता था, वेस्टर्न कल्चर जो था वो अंग्रेज़ों का कल्चर था, तो वेस्टर्न कल्चर को लगता था कि अब जो है जो साउथ एशिया में सिस्टम आएगा वो सिस्टम ये आएगा कि हिंदू जो है मेजॉरिटी में है, तो इसी तरह हिंदू जो है हुकूमत करेगी। अब इसी बात को इसने डिफाइन किया हुआ है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो थी वो ये बात फील करती थी कि हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है, इसीलिए मुसलमानों के जो मास्टर होंगे, मुसलमानों के ऊपर जो हुकूमत करेंगे वो हिंदू होंगे। बट मुस्लिम कुड नॉट एक्सेप्ट दिस। मुस्लिम हु हैड रूल्ड साउथ एशिया फॉर ओवर 650 ईयर्स विथ पावर कैन नेवर बिकम स्लेवर ऑफ हिंदूज। अब देखें, मुसलमानों ने तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो एक्सेप्ट कर भी नहीं पाते ना, वो कैसे एक्सेप्ट करते इस बात को। उन्होंने कहा कि हम 650 यानी 650 ईयर्स से पावर के साथ, यानी कि ताकत के साथ और इतने सुकून के साथ, पीस के साथ हम लोगों ने हुकूमत की हुई है, और हम लोगों ने हिंदुओं को गुलाम बनाया। हम कभी गुलाम बने नहीं है, तो हम इस बात को एक्सेप्ट कैसे करें। बट लेकिन डिफरेंस था कि अगर हिंदू को ये गुलाम बना रहे हैं तो उनका तरीका अलग था। तरीके के मुताबिक मुसलमानों के लिए उनके अकॉर्डिंग सबके लिए जस्टिस था, सबके लिए इक्वल यानी कि लॉस थे। लेकिन हिंदू में इस तरह नहीं था, हिंदू में कास्ट सिस्टम होता था, लेकिन मुसलमानों में ये चीज़ नहीं होती थी। मुसलमानों में सबके लिए इक्वल, हर किसी के लिए जस्टिस, हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए सेम चीज़ होती थी। तो फिर उन्होंने कहा हाउ कैन वी एक्सेप्ट दिस, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था कि वो कैसे एक्सेप्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट जो यानी कि एक इवेंट हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑन मार्च 23, 1948 लाहौर इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वॉज प्रेजेंट ओवर बाय कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना द लाहौर रेजोल्यूशन लेटर इट कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। 23 मार्च 1940 की ये बात है जो कि लाहौर में हुई थी, और इस जलसे में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने लीड किया था मुसलमानों को, और बुलाया था कि आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। और इस जलसे पे मुस्लिम लीग को दावत वगैरह दी, बुलाया, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हमारे इस सिलेबस में भी। The purpose of this resolution is that no constitution plan would be acceptable to the Muslims of India unless it is designed Muslim majority units in northwest and the northeast into independent state in which they can live independent life। अब यहाँ पर जो इस जलसे का या फिर इस इवेंट का मकसद क्या था, यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को बुलाया क्यों था। इस यानी कि रेजोल्यूशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुसलमानों ने कहा हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जब तक हिंदू जो है हमारी बात नहीं मानते। मुसलमानों की डिमांड ये थी कि हमारी मेजॉरिटी जो है नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और इसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए जहाँ पर हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकें। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आइन का मतलब होता है लॉ, कानून। हम कोई भी कानून एक्सेप्ट नहीं कर सकते हिंदू का या ब्रिटिश का जब तक वो हमारी ये बात एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हमें एक अलग मुल्क, एक अलग स्टेट नहीं दे देते, तब तक हम इनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी रेजोल्यूशन में यही बात डिस्कस हुई थी। फॉर दिस रीज़न
और इंडिपेंडेंट्स मुस्लिम वर अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म। और इसी वजह से उनका रीज़न यानी कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या था, इंडिपेंडेंस था। और इसी इंडिपेंडेंस के मकसद के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई हासिल करना शुरू कर दी मुस्लिम लीग ने। In the Second World War, British decided that they would divide subcontinent into two parts। और दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि वो सब कॉन्टिनेंट को बरसगीर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बट कोई रास्ता ही जब उन्हें नज़र नहीं आया कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन, देयर इज़ जस्ट वन एंड ओनली सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन इज़ दैट वी हैव टू डिवाइड सब कॉन्टिनेंट इनटू टू स्टेट्स। तो इसी वजह से ये बात लास्ट में डिक्लेयर हो गई, नाउ वी विल डिवाइड सब कॉन्टिनेंट इनटू टू स्टेट्स। इन अगस्त 1940 विक्ट्री डिक्लेयर्ड अ कॉन्फ्रेंस। अब 1940 को, अगस्त 1940 को ये बात डिक्लेयर हो गई थी कि एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड होगी, वुड हेल्ड एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ रिप्रेजेंटेटिव्स शैल बी गिवन। अब देखें यहाँ पर ये बात हुई थी कि अगस्त 1940 को ये बात, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर ये बात कही गई थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों के जो नुमाइंदे हैं उनको बुलाया जाएगा। It was also declared that no constitution plan would be acceptable if the majority is not accepting। और ये बात भी वहाँ पर डिसाइड हो गई थी कि कोई भी ऐसा कानून एक्सेप्ट नहीं होगा अगर मेजॉरिटी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है तो हम उस कानून को एक्सेप्ट करेंगे, अगर मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करती तो हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। In 1942, क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब 1940 को क्रिप्स प्रपोजल जो है रिजेक्ट हो गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वजह से। अब वो क्रिप्स प्रपोजल हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़कर आ गए हैं, इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो है तो आप सुन सकते हैं। इन 1945 इंटरिम गवर्नमेंट आल्सो रिजेक्टेड ड्यू टू सम रीजंस। इंटरिम गवर्नमेंट भी रिजेक्ट हो गई थी जो कि 1945 को हुई थी। और इसके अलावा बहुत सारे प्रपोजल्स थे जो कि फेल हो गए थे, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। अब इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने की आती है वो ये है कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि जो साउथ एशिया में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टीज बन गई थी। और कांग्रेस जो है वो हिंदू की वाहिद जमात थी और इसी वजह से इसीलिए, और मुसलमानों की वाहिद जमात मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस को लगता था कि सियासत के लिहाज से, कौमों के लिहाज से, हर लिहाज से सिर्फ और सिर्फ वाहिद जमात साउथ एशिया में और बेसिक फंडामेंटल जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने सामने से कहा, आई चैलेंज यू, मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि सिर्फ और सिर्फ वाहिद जमात जो है पार्टी कांग्रेस है। मुस्लिम लीग भी है, मुस्लिम लीग की भी एक वाहिद जमात है, मुसलमानों की भी एक वाहिद जमात मुस्लिम लीग है। और उन्होंने उन्हें चैलेंज किया और उसी चैलेंज के बिहाफ पे आगे चल के इलेक्शंस हुए थे। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चैलेंज में कौन जीता। In winter 1945 to 46, elections were held. The Muslim won all the Muslim seats of Central Assembly with majority and 90% seat at provincial assemblies. अब विंटर 1945 टू 46 में इलेक्शंस हुए थे जहां पर मुसलमानों ने सेंट्रल असेंबली में सीटें वगैरह जीती थी और 90% सीट जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज में उसने विन की थी, जो इस बात को सामने से प्रूव है कि मुस्लिम लीग भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वो भी एक मुसलमानों की भी एक वाहिद जमात मुस्लिम है। और इसी तरह इसी हमारे जो चैलेंज में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आपको आंसर मिल चुका होगा। अभी हमें कुछ और बातें जो हैं डिस्कस करनी है तो हम उन बातों को डिस्कस करते हैं। आप यहीं थ्योरी तो यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन आप लोग को बाकी इस तरह भी समझना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ताकि आप लोग को एमसीक्यूज़ करते हुए मुश्किल ना लगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप लोग को थोड़ी और बातें समझनी होंगी। वो ये है कि जो बात पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुई थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के बाद कौन सा प्रोविंस किसके हिस्से में आएगा, कौन कौन सी बातें हुई थी, तो वो बात मैंने नहीं लिखी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था। तो आई थिंक सो इट वाज इनफ फॉर यू इन लॉन्ग क्वेश्चन। फिर मैंने सोचा मैं आपको ये ऐसे ही बता दूंगी जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें लिखने में इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो उसमें ये बात थी कि सबसे पहली बात जो इस पॉइंट में है वो ये है कि
अगर आप बुक खोलेंगे तब भी आपको पूरा जो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान समझ आ जाएगा इजीली, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग भी लिखी और मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, मैं कोई चीज़ स्किप नहीं कर रही। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाती हूँ। वो ये है कि पहली बात जो है वो ये हुई थी कि सब कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। आपको तो वो पता है, दो हिस्सों में, जैसे पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और इंडिया। और इसके अलावा ये बात भी कि दूसरे पॉइंट टोटल जो है इसके पॉइंट्स जो हैं, हमने सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, टोटल पॉइंट्स 9 है और हमने सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज एंड यू हैव टू लिसन बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। और पंजाब और बंगाल दोनों के सूबों को जो है ये यानी कि हक दिया गया था कि वो अपने अपने इजलास कर सकते हैं, और जहाँ पर ये जाना चाहते हैं, यानी कि इफ़ दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड इफ़ दे वांट टू ज्वाइन इंडिया सो दे कैन, उनको जो कंट्री ज्वाइन करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू राइट दिस, जो मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल रही हूँ, तो आप वही इंग्लिश लिख के आप लोग क्वेश्चन को और थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं। सिंध बाकी अगर सिंध की बात करें तो सिंध को भी ये हक दिया गया था कि इफ़ दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया सो सिंध कैन, और इसमें भी सिंध को भी ये हक दिया गया था। और इसके अलावा यानी कि सिंध के जो मेंबर्स थे उनको यानी कि पूरी ये दी गई थी, अथॉरिटी दी गई थी। दे अब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। चौथे पॉइंट में ये बात बताई गई थी कि NWF में ही NWFP है ना, उसमें भी ये बात बताई गई थी कि दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, कि जिसमें वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। असम, पांचवें पॉइंट में असम में भी ये हक था कि वो जो कंट्री जाना ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब सिक्स पॉइंट में थोड़ी चेंजिंग है, अभी हम उसे पढ़ते हैं कि बलूचिस्तान का 6 पॉइंट में ये बात बताई गई है कि बलूचिस्तान के जो शाही जिरगा हुआ था और कोयटा की जो पार्टी है उसको भी हक दिया गया था कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जहाँ पर जो चीज़ मेजॉरिटी में है उसके हक में भी ये बात बताई गई थी कि जहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी में, तो ये इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। लेकिन ये बात भी आप लोग को याद रखनी है कि कुछ ऐसे भी इलाके थे जो पाकिस्तान के हक में आने थे लेकिन वो उन्हें दिए नहीं गए थे। ये इस चैप्टर में एक टॉपिक है कि पाकिस्तान के हिस्से में वो टॉपिक्स आने थे लेकिन वो आए नहीं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी। और पंजाब और बंगाल के लिए ये बात कही गई थी 7 पॉइंट में कि अगर पंजाब और बंगाल जो है तकसीम होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक बाउंड्री लाइंस बनाई जाएंगी अगर ये डिवाइड हो गए। 8 पॉइंट्स में बात कही गई है कि जो प्रिसाइजली स्टेट यानी कि शाही रियासतें बनी जाएंगी वो कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक जो हैं वो जिस मुल्क को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और 9 पॉइंट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि ब्रिटिश की जो हुकूमत है वो जून 1948 से पहले ही सारी पावर जो है हिंदुस्तानियों को देना चाह रही थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है वो 1948 जून 1948 से पहले ही ये सारी पावर इंडिया को देना चाह रही थी। लेकिन फिर विक्ट्री ऑफ इंडिया था जो आया था, उसने इस बात को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। उसने कहा नहीं, या हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसकी डेट जो है 15 अगस्त 1947 कर देंगे। इसका बताने का मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान को जब डिवाइड किया जाएगा तो उसकी पावर जो है यानी कि साउथ एशिया की पावर जो है दो जब स्टेट्स में हो गए, पाकिस्तान और इंडिया में, तो जो बाकी उस इलाके में रहेंगे तो उसकी पावर किसके पास जाएगी? इंडिया के पास ही जाएगी। पाकिस्तान की पावर तो पाकिस्तान के पास है लेकिन इंडिया की पावर इंडिया के पास रहेगी। तो ये पहले डेट उन लोगों ने रखी थी जून 1948 को, लेकिन फिर विक्ट्री ऑफ इंडिया जो थी उसने इस डेट को ट्रांसफ़र किया और इस डेट को इसने 15 अगस्त 1947 तक लेकर आ गई, यानी कि 1 साल मतलब पूरा जो है गैप कर दिया। तो यहीं पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।